पहला भाग जो है पुमंग, दूसरा जैन, तीसरा बादलपुंज और चौथा दलपुंज, है ना। पुमंग के एक अकेले इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। पुंकेसर के जो मुख्यतः जो है दो भाग होते हैं, एक पुतंतु होता है, एक परागकोश होता है। और परागकोश जो है वो द्विपाली का होता है, दो पाली में बटा हुआ होता है। ऐसे भी बहुत सारे ऐसे पुंकेसर होते हैं जिसका एक ही पाली होता है, लेकिन जिनमें दो पाली होगा। परागकोश जिनका दो पाली होता है उसके अंदर दो दो प्रकोष्ठ होते हैं। प्रत्येक जो है पाली के अंदर जो लोब होता है उनके प्रत्येक पाली के अंदर क्या होते हैं? दो दो जो है प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। और उन प्रकोष्ठों को क्या कहते हैं? उन प्रकोष्ठों को हम जानते हैं कि लघु बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लघु बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानी। आप उस लघु बीजाणुधानी के अंदर किसका निर्माण होता है? उसके अंदर जो है लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और कैसे होता है अभी हमने समझाया कि भाई लघु बीजाणुधानी के अंदर एक कोशिका होती है जिसको हम अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं। उसके अंदर पहले समसूत्री विभाजन होता है जिससे कि वो अपनी संख्या में वृद्धि करती है, संख्या बढ़ाती है। और उसके बाद से जो है वही जिससे जो निर्माण होती है समसूत्री विभाजन के माध्यम से जो कोशिकाएं बनती हैं, उन्हीं कोशिकाओं को हम मातृ कोशिका कहते हैं क्योंकि वो मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगती हैं। और उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे कि लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम लघु बीजाणु तक पढ़ लिए थे। जो लघु बीजाणु होता है वही जब परिपक्व होता है तो उसको परागकण कहते हैं। और परागकण की संरचना देखेंगे, परागकण होते कैसे हैं। जैसे कि आप कभी भी पुष्प को छुएंगे, ठीक है, तो उसका कुछ कलर आपके हाथ में लग जाते हैं, कभी कभी लग जाते हैं। तो असल में वो आपके हाथ में जो लगता है वो परागकण ही होता है। क्या होता है? परागकण ही होता है। ठीक है, जो हाथ में लग जाएंगे वो आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन वो पाउडर की तरह होगा, आपके हाथ में लग जाता है, वो परागकण है क्योंकि वो गोल गोल छोटे छोटे दाने हैं। ठीक है, और परागकणों का इस्तेमाल हम बहुत जगहों पर करते हैं। परागकणों का इस्तेमाल जो है सिरप बनाने में किया जाता है, दवाई बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, उससे बहुत सारे जो है प्रोटीन युक्त दवाइयां बनती हैं, ताकत वाली दवाइयां उनसे बनती है, सिरप बनता है। तो उन सभी में भी हम क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल जो है करते हैं। अभी हमने बताया कि जो परागकण होता है वह अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। परागकण कैसा होता है? अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है? अगुणित होता है क्योंकि वह नर युग्मक है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन से बना हुआ है। तो परागकण की संरचना देखिए कि परागकण की संरचना कैसे होती है। ठीक है, तो जो परागकण होता है ये इसके ऊपर जो है दो आवरण होते हैं। ठीक है, एक अंतःचोल होता है और एक बाह्यचोल होता है। ठीक है भाई, परागकण के कितने आवरण होते हैं? परागकण जो है दो चोलों से घिरा हुआ होता है, एक अंतःचोल से और एक बाह्यचोल से। ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब कि एक बाह्य आवरण होता है, एक भीतरी आवरण होता है। ये बाह्य आवरण को हम बोलते हैं बाह्यचोल। क्या बोलते हैं भाई? बाह्यचोल बोलते हैं। ठीक है, और जो अंदर का होता है उसको क्या बोलते हैं? अंतःचोल कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं। अच्छा, ये जो बाह्यचोल होता है, ये बाह्यचोल होता है बहुत ही कठोर रसायन से बना होता है, बहुत ही कठोर रसायन से। मतलब कि ये जो बाह्यचोल होता है एक कठोर रसायन जिसको हम बोलते हैं एस्पोरोपोलेनिन। एस्पोरोपोलेनिन। ठीक है भाई, एस्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है? एस्पोरोपोलेनिन का बना होता है। और एस्पोरोपोलेनिन एक ऐसा रसायन है जो इसको इतना मजबूती देता है कि यह नष्ट नहीं होता है। धूप कितना भी पड़े, बरसात कितना भी हो, मतलब कि विपरीत परिस्थिति में भी इसको यह जीवित रखता है, खत्म होने से बचाता है, इसकी सुरक्षा करता है। ये इसको बहुत ही हार्ड बनाता है। समझ में आ रहा है कि एस्पोरोपोलेनिन बहुत ही कठोर एंजाइम नहीं बल्कि इसको कहते हैं केमिकल है, रसायन है। और इतना कठोर या इतना मजबूत रसायन है कि इसको कोई भी एंजाइम गला नहीं सकता है। अभी तक केमिस्ट्री में कोई से भी ऐसा जो है एंजाइम नहीं है जो इसको गला दे। मतलब कि बहुत ज्यादा जो है मजबूत होता है परागकण। लंबे समय तक बरसात में, गर्मियों में ये अपने आप को जीवित रख सकता है, झेल सकता है उन बरसात और गर्मियों को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, जो अंतःचोल होता है ये भी एक जो है केमिकल से बना होता है। अंतःचोल उसको बोलते हैं पैक्टिन और सेल्यूलोज का बनाता है। पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। दो केमिकल से बना होता है, पैक्टिन और सेल्यूलोज से बना होता है। अच्छा, इसके बाद देखना है कि यहाँ पर ये जो छिद्र दिख रहा है, ये छिद्र है, इसको हम बोलते हैं जनन छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? जनन छिद्र बोलते हैं। ठीक है, जनन छिद्र। अच्छा, ये परागकण के अंदर जो है दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक बड़ी कोशिका होती है, एक छोटी कोशिका होती है। ठीक है,
दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक बड़ी कोशिका होगी, एक छोटी कोशिका। जो बड़ी वाली कोशिका होती है उसको हम कायिक कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका कहेंगे? कायिक कोशिका, ठीक है, या कायिक केंद्रक भी कहा जाता है कई जगहों पे इसको। तो कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल कह सकते हैं। अच्छा, इसका जो छोटी कोशिका होती है इसको हम जनन कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका कहते हैं? जनन कोशिका जो है इसको कहा जाता है, ठीक है, जनन कोशिका कहते हैं। और यही जनन कोशिका क्या करते हैं? यही जनन कोशिका जो है मतलब कि मुख्य तौर पर जो है इसी के अंदर जो है ये परागकण का मुख्य भाग है। ये जो कायिक कोशिका होता है, कायिक कोशिका क्या करता है? इस कोशिका को केवल भोजन देता है, मतलब कि इसके अंदर कुछ पोषक युक्त पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, यह जनन कोशिका क्या करते हैं? इसको खाता रहता है और अंत में खत्म हो जाएगा और यही काम का होगा, ठीक है। और जब जनन करना होता है, जब परागण की प्रक्रिया हो जाता है, जब परागकण क्या होता है, जब परागकण जो है परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र पर चला जाता है और वर्तिकाग्र से एक परागनली निकलती है जिसके माध्यम से परागनली क्या होती है, कहां पहुंचती है? परागनली जो है जो बीजाणु द्वार होता है वहां तक पहुंच करके बीजाणु में प्रवेश करती है। उस दौरान जो है ये जो जनन कोशिका होती है ये दो और कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और एक कोशिका क्या होता है, एक कोशिका जाकर के जो है सीधा जो है अंड कोशिका से संलग्न हो जाती है और एक कोशिका जो केंद्रीय कोशिका होता है, केंद्रीय कोशिका को उससे जाकर संलग्न हो जाती है, जिससे कि जो है दो बार निषेचन होता है। और उसीलिए हम लोग जो है जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें हम कहते हैं कि दोहरा निषेचन होता है, क्योंकि पुष्पी पादपों में दो बार निषेचन होता है, एक अंड कोशिका से होता है और एक केंद्रीय कोशिका से होता है जिसको हम ध्रुवी कोशिका भी कहते हैं। तो ध्रुवी कोशिका से भी जो है ये होता है, उसको तो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप पढ़ रहे हैं ये परागकण की संरचना। क्या पढ़ रहे हैं? परागकण की संरचना, की परागकण की संरचना कैसी होती है। तो ये हमने परागकण की संरचना को बताया है, आपको इसको ध्यान रखना है कि परागकण जो है दो आवरण से घिरा रहता है, एक बाह्य आवरण जिसको बाह्यचोल कहते हैं और परागकण एक भीतरी आवरण से घिरा रहता है जिसको हम लोग अंतःचोल कहते हैं। परागकण एक बहुत ही जो बाह्यचोल जो होता है एक बहुत ही जो कठोर रसायन से जो है बना हुआ होता है जिसको हम लोग स्पोरोपोलिन बोलते हैं और जो स्पोरोपोलिन होता है वह किसी भी एंजाइम से गल नहीं सकता है, मतलब कि यह बहुत मजबूत होता है। यह क्या होता है? बहुत ही मजबूत होता है। अच्छा, एक और चीज हम आपको बता दें कि जो जनन छिद्र होता है, जनन छिद्र, ये जनन छिद्र है ना, अच्छा, ये जो जनन छिद्र है यहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, वहां पे स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता, ये बात ध्यान रखना है। तो ये भी पूछा सकता है कि परागकण के किस वाले भाग में, बाह्यचोल के किस वाले भाग में जो है स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता है। तो ये जो जनन छिद्र होता है वहां पे स्पोरोपोलिन जो है नहीं पाया जाता है, इसको हमें याद रखना है कि जो जनन छिद्र है वहां पर स्पोरोपोलिन की मात्रा जो है नहीं होती है, वहां पे एब्सेंट होता है, ठीक है, याद रहेगा। तो परागकण की संरचना, चलिए इसको सब लोग नोट करिए।